हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का एफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कभी भी जो है वो देरी नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जितना जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो उतना जो है आपके लिए हेल्पफुल होता है। बट खैर, हर बात जो है ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी ये बात तो हम तय करेंगे जब रिज़ल्ट लग जाए। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि हर बच्चा जो है वो मेहनती होता है और वो अपने अपने तरीके से जो है एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर ढंग से पढ़ता है, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ता है। बट चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल और अगर रखे तो हमें पढ़ना होता है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। हमें पढ़ना होता है एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम के सिलेबस को। और जब एंट्रांस एग्ज़ाम की बात आती है तो हम जितना पीवाईक्यू को और रिवीजन को फोकस करते हैं तो उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन होने की। तो आज ऐसे ही एक हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जिन्होंने स्वीट पीजी एग्ज़ाम्स में बहुत ही शानदार मार्क जो है हासिल किए। बट उनका प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ है। बट खैर, उन्होंने पूरे दिल से, पूरे मेहनत से इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया और शानदार रैंक जो है, शानदार स्कोर जो है हासिल किया। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड रही होगी। तो जानते हैं उनकी जर्नी को, और उसी के साथ साथ उनकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी स्टडी की क्या स्ट्रैटेजी थी, ये सब बातों को उन्हीं के थ्रू समझते हैं। तो हेलो, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन कीजिए हमें। Sure, sir. So I'm Tahmina Javed from Jammu and Kashmir. I'm currently in my sixth semester. I'm doing my BSc honors in biochemistry, and I'll be graduating next month. I'm from Jammu and Kashmir और आज मैं अभी सिक्स सेमेस्टर में हूँ सर अपनी और नेक्स्ट मंथ जून में मेरा सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम है और जून में मेरी सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आपका स्वीट पीजी में क्या स्कोर रहा है और आपने कौन कौन से स्ट्रीम से जो है इस एग्ज़ाम को दिया था? सर मैंने अपेयर किया था CUET बायोकेमिस्ट्री में और लाइफ साइंस में सर मैंने अपेयर किया था। मेरा बायोकेमिस्ट्री में 198 स्कोर रहा और लाइफ साइंस में 147 स्कोर रहा सर। ओके। एक्चुअली सर मैंने अपनी CUET पीजी की जो प्रेपरेशन है वो बहुत लेट स्टार्ट की क्योंकि मुझे पता नहीं था CUET पीजी के एग्जाम के बारे में। फिर थोड़ा लेट पता चला और उस टाइम पे मेरा फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी चल रहा था साइड बाय साइड। तो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी दोनों को बैलेंस करना बट मैंने कर लिया सर बैलेंस क्योंकि पहले मैंने जब CUET पीजी का सिलेबस देखा मैंने पहले फॉर्म भरने से पहले मैंने CUET पीजी का सिलेबस देखा और मैंने उसमें सिमिलैरिटी पाई कि जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वही सारा CUET पीजी में भी था और कुछ एडिशनल यूनिट्स थे जो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़े थे जैसे लाइफ साइंस में प्लांट साइंस था या प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में भी था। प्लांट के रिलेटेड जो था वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था। उन चीज़ों पे मैंने सर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया और मैंने सर फिर स्टार्ट किया अपना सिलेबस देख के। अब मुझे ये बताइए कि एक तो आपने प्रिपरेशन को लास्टली स्टार्ट किया था, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत बेहतरीन स्कोर हासिल किया है बायोकेमिस्ट्री जैसे एग्जाम्स में, बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में। तो बायोकेमिस्ट्री की पढ़ने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, थोड़ा बताओगे हमें? सर श्योर सर। सर एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के साथ सर मेरा दिल का लगाव है सर, बहुत इंटरेस्टेड हूँ बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में। सबसे पहले सर मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं। जैसे सर बायोकेमिस्ट्री का बेसिक होता है बायोमोलिक्यूल से, सर मैंने अपने बायोमोलिक्यूल्स को क्लियर किया है। उसके बाद सर मेटाबॉलिज्म को क्लियर अच्छे से उनके बेसिक्स को क्लियर किया है। इम्यूनोलॉजी के लिए सर मैंने कूबे की बुक पढ़ी थी जब मैं ग्रेजुएशन में हूँ अभी भी, और जब मेरा था सिलेबस इम्यूनोलॉजी का। सर मैंने हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर किया है और मैंने सर हमेशा अपने नोट्स बनाए हैं। तो जब मैंने CUET पीजी का सिलेबस देखा तो वो सारे जो यूनिट्स थे वो ऑलरेडी मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे। सर फिर मेरे लिए वो इजी हो गया वो सब चीजें रिवाइज करना क्योंकि वो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। और कुछ सर जो लाइव सेशंस थे, आपके भी बहुत सारे लाइव सेशंस थे जहाँ से सर आपने फ्लैश रिविजन्स भी करवाए या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी करवाए सर, उसकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा सर ताज़ा हो गए और मैंने रिवीजन किया सर अच्छे से फिर। ओके, आपने जो है रिवीजन ज़्यादा फोकस रहा आपका। मुझे ये जी सर। बताइए कि बायोकेमिस्ट्री को जब भी कोई बच्चा पढ़ता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवनली मैंने भी खुद को देखा,
उनमें मेमोराइज़ करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब हम बायोमॉलिक्यूल्स को रिवाइज़ करने जाते हैं, तो वो बहुत सेम से लगने लगते हैं। जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। फिर ऊपर से बॉन्ड जो होता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक, बीटा ग्लाइकोसिडिक, उसके बाद स्टोरेज पॉलीसैकेराइड कौन से है, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कौन से है। फिर अमाइनो एसिड में जब जाते हो तो उनका इतना सारा डिफरेंशिएट किया जाता है, उनका पीआई वैल्यू, पीके वैल्यू, और वो भी बाकी सारी चीज़ें। लिपिड में आप जाते हो तो फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बहुत सारी चीज़ें याद करने की थी। विटामिन में फिर तो बहुत अलग से। तो ये जब हम नॉर्मली बायो मॉलिक्यूल को जब देखेंगे सारे, तो उनमें ही इतना सारी चीज़ें याद करने वाली है। तो फिर आपने उन सारी चीज़ों को कैसे मतलब समझा, याद रखा? सर मैंने ज़्यादातर सर जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे आपने सर बताया बायोमॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन थोड़ा मेमोराइजिंग पोर्शन होता है, उसमें सर मैंने हमेशा फ्लो चार्ट्स और सर थोड़े टेबल्स बना बना के सर मैंने याद किए हैं। सर जैसे हमारे पास डाइसेकेराइड्स है, फिर उनके बॉन्ड सर उनको भी टेब्यूलर फॉर्म में सर याद किया है हमेशा। जैसे सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, उनको भी सर हमेशा टेब्यूलर फॉर्म में याद किया है। और जब भी मैं फॉर एग्जांपल सर मैं कार्बोहाइड्रेट्स मैंने स्टार्ट किया, मैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ही कार्बोहाइड्रेट का फिर मेटाबॉलिज्म भी पढ़ती थी ताकि कनेक्ट हो पाए। सर इसकी वजह से क्या होता था कि मेरा जो बायोकेमिस्ट्री का जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो ज्यादा केमिस्ट्री को फोकस करता है, जैसे बॉन्डिंग हो गई, स्ट्रक्चरल इनकी क्या फंक्शनैलिटीज है, उनको फिर मैं सर रिलेट करती थी मेटाबॉलिज्म में, जब मैं इनका एनाबॉलिज्म, इनका सिंथेसिस कैसे होता है वो पढ़ती थी, इनका ब्रेक डाउन कैसे होता है वो पढ़ती थी सर। उससे बहुत इजी हो जाता है सर जब हम किसी चीज को फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में। और हमेशा सर मैंने जब भी प्रिपेयर किया मैं हमेशा लिख लिख के प्रिपेयर करती हूँ सर। मेरे पास ऑलमोस्ट 2-3 कॉपीज होती है जहाँ पे पहले मैं मेन नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद सर मैं दूसरी कॉपी रखती हूँ जहाँ पे मैं सर रिवाइज वाले नोट्स बनाती हूँ जो ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं। और फिर सर मैं शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज पहले करती हूँ, और अगर उसमें मुझे कोई कमी नजर आती है फिर मैं अपने प्रीवियस जो लॉन्ग नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए होते हैं वो बनाती हूँ। तो के लिए, गैट बी के लिए या आईआईटी जैम के लिए कि हमेशा वो अपने नोट्स बनाए। क्योंकि सर जब भी हम लाइव क्लास लेते थे सबसे पहले बच्चे लाइव में पहला मैसेज उनका यही होता था पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। बट मैं क्लास के दौरान लेक्चर से जो मैं अंडरस्टैंड करती थी मैं उसी के सर शॉर्ट नोट्स बनाती थी और फिर रिवीजन करती थी। वो मैं कॉलेज में भी ऐसे ही करती थी और सीयूईटी के लिए भी सर मैंने ऐसे ही किया। तो एक तो मतलब आपने जो है स्टैंडर्ड वे यूज़ किया है पढ़ने का। अब मुझे ये बताइए कि कॉलेज के साथ-साथ स्वीट पीजी की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जी सर। सर जब मेरा सीयूईटी पीजी का एग्जाम था, मेरा प्रिपरेशन का टाइम था, तब मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे फिफ्थ सेमेस्टर के ही। तो सर जब क्लासेस के दौरान जब ब्रेक मिलता था तो हम लाइब्रेरी चले जाते सर का एग्जाम था सर, उसी दौरान मैंने सर सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो कॉलेज आने के बाद मैं क्लासेस के साथ साथ ब्रेक टाइम पे लाइब्रेरी चली जाती थी सर, फिर वहीं पे प्रिपेयर करती थी। और फिर जब घर जाती थी और सर वाइल ट्रैवलिंग एज वेल मैं क्वेश्चंस भी देखती रहती थी या जीपीटी से पढ़ती रहती थी। जो भी मेरे डाउट्स आते थे दिमाग में वो चैट जीपीटी से मैं पूछती रहती थी। और फिर जब मेरे एग्जाम सर के खत्म हुए मैं डेडिकेटेड टाइम दिया और वो 4-5 घंटे तो सर एटलीस्ट मैं पढ़ती हूँ। हम 8 घंटे में पढ़ती थी सर इसके लिए, क्योंकि मेरा बैकलॉग बहुत तो था इसके सिलेबस के। कुछ यूनिट थे जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, जैसे सर प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। तो प्लांट फिजियोलॉजी फिर मैंने सर उस पे ज्यादा फोकस किया, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उन पे ज्यादा फोकस किया सर। ओके। अब मुझे ये बताइए, तो आप तो एक तो जम्मू कश्मीर से आते हैं, वेदर तो आपके यहाँ हमेशा ठंड वाला होता है। तो वैसे भी मतलब जब विंटर चल रहा जी होता है तो और भी ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है। और ये स्वीट पीजी का मेन जो प्रिपरेशन आता है वो नवंबर दिसंबर जनवरी में आता है, और वही टाइम होता है जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे? सर अब तो बचपन से सर अब पैदा भी यही हुए हैं सर, अब मैनेज कर पाते हैं सर। नींद तो आती है ठंड में, बहुत नींद आती है, लेकिन मैं कभी सर ब्लैंकेट ओढ़ के नहीं पी थी। मैं हमेशा सर ब्लैंकेट नहीं ओढ़ती थी, मैं ऐसी गर्म कपड़े पहनती थी, लेयरिंग करती थी और बैठ के पढ़ती थी सर, चेयर पे बैठ के पढ़ती
करती थी ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि ठंड में नींद बहुत आती है। सर घर पे भी बहुत अरेंजमेंट होता है गर्मी वगैरह का। सर चैलेंजिंग होता है, लेकिन सर अब आदत हो गई है ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की। अब मुझे ये बताइए कि एक आइडियल वे क्या हो सकता है पढ़ने का, जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये चीज़ बता दो, क्योंकि मुझे हमेशा मैंने पाया है कि बच्चों को जो है पढ़ने का सही तरीका पता नहीं होता, और जिसके कारण वो पढ़ते तो बहुत कुछ है, बट खैर उनको सही तरीका पढ़ने का पता ना होने के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो आप बता दो कि क्या हो सकता है पढ़ने का सही तरीका। मुझे लगता है किसी भी एग्जाम को पढ़ने का सही तरीका ये हो सकता है कि आप पहले उसके सिलेबस को सर डिसाइड करें कि उसके सिलेबस में क्या चीज दी हुई है। क्या आप ये जो सिलेबस, क्या आपको उसका कोई आइडिया है? अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको अपने बेसिक्स कहाँ से क्लियर करने हैं। तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम का कि सिलेबस क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें जो सब टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं हम उनको ऐसे पढ़ें कि वो सारा जो यूनिट है वो कनेक्टेड रहे, कि ऐसा ना हो कि हम कोई भी सब टॉपिक उठ के पढ़ ले। नहीं, जैसे सर सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी सर जब तक हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। हम कोई भी ऑर्गेनेली उठ नहीं पढ़ सकते सर जब तक हम एक सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। जब तक हम सर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, हम सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत बेसिक लगता है, लेकिन सर किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और सर सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे आप अपने जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि उससे बाहर नहीं आता है। एक दो यूनिट्स ऐड हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम जो सिलेबस होता है जो हम अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ते हैं, अगर हम ग्रेजुएशन अच्छे से करेंगे फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। और सर मैं बोलूंगी कि हमेशा अपने नोट्स आप बनाएं। रिटन नोट्स होते हैं उनको आप प्रेफर ना करें, आप हैंड रिटन नोट्स लिखे, खुद लिखे। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आप उसको लिखे, क्योंकि हमेशा जो अपना लिखा हुआ होता है उसको हम ज्यादा समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू जो किसी और ने लिखा हुआ होता है। तो सर मेरा यही होगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन को ध्यान से करें, एंजॉय भी करें, लेकिन अपना टाइम दें। 2 घंटे एटलीस्ट आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी अपने सब्जेक्ट्स को दें, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी फर्दर में हेल्प हो सके। अब मुझे ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जो डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे। सर उनके लिए ये सजेशन है कि अगर आप सच में चाहते हैं करना एग्जाम, अगर आपको कितना भी लेट पता चले, अगर आप में डेडिकेशन है आप कर सकते हैं। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा, बेसिक चीजें हैं और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आप साथ साथ जो भी आप पढ़ते हैं साथ साथ क्वेश्चन आप लगाइए, आप 100% कर सकते हैं। इसमें कोई सर रॉकेट साइंस की बात नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप क्वेश्चंस लगाए, आप प्रैक्टिस करें, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे ज्यादा फोकस करें, हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत जी बढ़िया जवाब। अब मुझे ये बताइए कि आप आगे क्या है, आपका क्या प्लान है। सर आगे सर सर मैंने सोचा है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ सर, और रिसर्च में भी जाना चाहती हूँ सर। ये दोनों सर मेरे गोल है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और रिसर्च में भी जाने का सर। ओके, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच।